Parivartan, the learning center, and we are going to study chemistry with a great fun and the understanding. Hope all you are doing good. So इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज दी सॉलिड स्टेट और इसका लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि सॉलिड स्टेट गैस और लिक्विड स्टेट से कैसे उसका डिस्टिंग्विश किया था हमने। सॉलिड लिक्विड और गैस से कैसे डिफर है ये हमने वहाँ पे देखा था, है ना, क्योंकि इस चैप्टर में हम सॉलिड को डिफाइन कर रहे हैं, सॉलिड से ही सॉलिड्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। देन हमने देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, दैट इज हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में और एमॉर्फस सॉलिड में होता है। वहाँ पे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, है ना। इस लेक्चर में हम आज आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे। फाइन। आइसोमॉर्फिज्म क्या है? आइसोमॉर्फिज्म क्या है? दो डिफरेंट कंपाउंड में के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होना, उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म हम किसको कहेंगे? प्रेजेंट सेम कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। एक ही कंपाउंड की बात हो रही है बट क्रिस्टलाइन जो फॉर्म्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे। ओके, आइसोमॉर्फिज्म में अगर हम शेप की अगर बात करते हैं तो उसका आइसोमेरिक कंपाउंड का जो शेप रहेगा वो आइडेंटिकल टू ईच अदर रहेगा। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंस के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उनका शेप है वो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। आइसोमॉर्फिज्म में एटॉमिक रेशियो जो रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, पॉलीमॉर्फिक कंपाउंड्स में क्या रहेगा, वो एटॉमिक रेशियो जो रहेगा वो मे बी डिफरेंट, सेम मे बी सेम और मे नॉट बी। ओके, डिफर करेगा, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। ओके, आइसोमॉर्फिज्म की अगर एग्जांपल की अगर बात करते हैं तो उसका एग्जांपल है NaF एंड MgO। इसमें NaF में हमने देखा है कि देयर इज अ वन Na, है ना, सोडियम एटम एंड वन फ्लोरीन एटम। इसका रेशियो हो जाएगा 1:1, है ना। सिमिलरली इन MgO, Mg का रेशियो 1, ऑक्सीजन का रेशियो 1, सो 1:1। So this is the example of isomorphism. Okay, next हम polymorphism का example की बात करते हैं। polymorphism में कैल्सिनाइड एंड आर्गेनाइड ये दो फॉर्म होते हैं CaCO3 के। ओके, ये जो polymorphism है अगर वो एलिमेंट में ऑकर होता है, मिलता है, तो उसको हम एलोट्रोपी करके बोलते हैं। ओके, सो एलोट्रोपी ऑफ कार्बन की अगर हम बात कर देते हैं तो वो है ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरी। ओके, दिस इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, देखो क्वेश्चन बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, तो आपको ये डिस्टिंग्विश लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि What is allotropy? So आपको लिखना है कि allotropy is in which the polymorphism occur in elements, उसको हम allotropy कहते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट allotropy of carbon, सो आपको ये तीनों ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरिन लिखना है। ओके, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको सिखाते सिखाते इसको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यहाँ पे मैंने शॉर्टकट से लिखा है पर हमारे नोट्स में आपको ब्रीफ अच्छी तरीके से मिल जाएगा। ओके, तो हमारे नोट्स अभी क्वेश्चन आएंगे कि हमारे नोट्स आपको कहाँ
आपको परिवर्तन द लर्निंग ऐप पे मिल जाएंगे। सो आपको वो डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको रोज एक लेक्चर होगा, उसको सीखना है और अपने नोट्स, अपने हैंडराइटिंग से खुद आपको भी नोट्स बनाना है और आगे बढ़ते जाना है। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन होता है वो उसमें कौन कौन से टाइप के पार्टिकल्स हैं और उसमें कौन कौन से टाइप की केमिकल बॉन्डिंग से वो पार्टिकल बने हुए हैं, इस पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का 4 टाइप्स में क्लासिफिकेशन होता है, डिवाइड होता है। वो कौन सा है? आयनिक सॉलिड, मेटेलिक एंड कोवेलेंट नेटवर्क, एंड फोर्थ होता है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, सो ये चारों हो गए। इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड की। ओके, सो सबसे पहले हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या कहता है? हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होते हैं जो मोस्ट ऑफ दी जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, वो रिलेटिवली सॉफ्ट होते हैं और उनकी अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो वो डेंसिटी लो होती है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो शुगर है, सॉलिड हैलोजेंस है, सल्फर, एंड अगर हम बात करते हैं तो आइस मेड फ्रॉम द वाटर, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड के। ओके, नाउ ये तो हो गए अभी इसके सारे प्रॉपर्टीज, है ना। बट अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में मॉलिक्यूलर सॉलिड होता क्या है। ओके, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड पहली बात क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड होने के लिए? मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स, है ना। क्या रहेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? मॉलिक्यूल्स। दूसरी बात, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड रहेगा वो रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस देयर। ओके, और तीसरी बात, ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एक दूसरे को वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांध के रखेंगे। ओके, इतना आपको समझा? ये 3 पॉइंट समझे? ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, इतना क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से रहेंगे। पहला तो रहेगा वीक डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, है ना। दूसरा रहेगा हमारा वेरी वीक डिस्पर्शन, जिसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। और हमारा तीसरा रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो ये 3 बॉन्ड इसमें रहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। कौन से भी रह सकते हैं, कैसे रहेंगे, अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब ये फोर्सेस तो हो गए पता हमें। अब ये फोर्सेस किस मॉलिक्यूलर सॉलिड में लगते हैं वो देखते हैं। सो जो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं ये फर्दर देमसेल्फ में कैसे फर्दर क्लासिफाई होते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स में। ठीक है, पहला होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो इसमें से पहले हम बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को देखेंगे। ओके, तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो इधर एटम रह सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल रह सकते हैं। ओके, नाउ इन मॉलिक्यूल्स को या फिर इन एटम्स को जो फोर्स बाइंड करके रखेगा या फिर होल्ड करके रखेगा उसको हम वैन डर वाल फोर्स कहेंगे। देखो, वैन डर वाल फोर्स कहेंगे या फिर लंदन फोर्स कहेंगे या फिर वीक डिस्पर्शन फोर्स कह भी सकते हैं। हाँ, सो अभी पता चला कौन सा फोर्स रहेगा। नाउ इस वैन डर वाल फोर्स, ये जो वैन डर वाल फोर्स होता है ये आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड से वीक होता है। ओके, नाउ इसकी अगर पोलैरिटी की बात करते हैं,
यहाँ पे तो नॉन पोलर बोल रहे हैं, तो नॉन पोलरिटी तो फाउंड होने वाली नहीं है ना। सो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन होगा या फिर एक एटम दूसरे एटम को ज्वाइन होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं Cl2, इसमें क्या है, एक क्लोरीन दूसरे अनदर क्लोरीन नॉन पोलर क्लोरीन एटम के साथ बाउंड हुआ है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे लिक्विड और गैसेस में पाए जाते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, अगर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है मतलब कैसे समझे, देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात आती है कि पास हो रही है कि नहीं हो रही, गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, ये अगर आपको किसी ने पूछा तो आपको बस एक ये देखना है कि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कि नहीं। If there is a free electron, then they are the good conductor, है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यहाँ पे इन केस में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। देखो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, नहीं है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि these are the non conductor of electricity। ओके, नेक्स्ट टाइम से याद रखना। ओके ना, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें आएंगे मीथेन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, सो ये हो गया अब ऑल अबाउट अवर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। As the name indicate, polar molecular solid means क्या होता है, पोलरिटी रहेगी, है ना, पोलरिटी पाई जाएंगी उसमें। एंड ये पोलरिटी क्यों होगी, कैसे होगी, पोलरिटी कैसे जनरेट होगी बताओ। इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कहाँ पे जनरेट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, जिसके वजह से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा तो जिसके वजह एक साइड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक साइड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो फोर्स इन दोनों को होल्ड करके रखेगा उसको हम डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। मतलब पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डायपोल फोर्स रहेगा, दो पोल रहेंगे, एक पार्शियल पॉजिटिव एक पार्शियल नेगेटिव, इसके वजह से हम उसको डायपोल बोलेंगे। ओके, इतना समझा ना। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो वो हाई रहता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके ना, अगर इसकी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो ये सॉफ्ट होते हैं और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ओके, एग्जाम्पल में नॉन कंडक्टर बोल रही हूँ, ओके ध्यान में रखिए, तो फिर फ्री आयंस नहीं रहेंगे। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया एंड SO2 ये एग्जाम्पल है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड की। ओके, इसमें क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। और हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन किसमें बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट होगा, हाइड्रोजन के बीच में और फ्लोरीन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में। ओके, नेक्स्ट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से हाई रहेगा। वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड रहेंगे ये एग्जिस्ट करेंगे वोलेटाइल लिक्विड में या फिर सॉफ्ट सॉलिड में एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, दीज आर दी नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ओके, अगर इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो वाटर ये इसका एग्जांपल हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे
सॉलिड्स की। जो इसमें आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो एनायंस मींस निगेटिवली चार्ज और कैटायंस मींस पॉजिटिवली चार्ज रहेंगे। ओके, जो एनायंस और कैटायंस रहेंगे वो साइज में डिफर कर सकते, ओके करेंगे। जो आयंस रहेंगे, कैटायंस या फिर एनायंस की बात करती हूँ, वो कैसे रहेंगे, टिपिकली अपोजिट इन चार्ज, है ना, एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव, है ना। इसमें अगर बात करते हैं तो NaCl, एग्जाम्पल में अगर बात करते हैं तो NaCl, Na+ आयंस क्या होता है, 6 क्लोरीन एटम से सराउंडेड होता है ना। Na281 और Cl287 एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसमें जो आयंस रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे रहेंगे। ओके, नाउ अगर हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई रहेगा। ये हार्ड और ब्रिटल रहेंगे और ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे इन सॉलिड स्टेट। बट जब हम इनको मोल्टन स्टेट में रखेंगे और वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहेंगे। ओके, कैसे, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन अ सॉलिड स्टेट, है ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो आंसर इज दैट, इसका आंसर ये है कि आयनिक सॉलिड्स में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो आयंस रहेंगे। ओके, और वो आयंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्शन से बंधे रहेंगे। ओके, एंड ये जो बांधे रहेंगे तो ये क्रिस्टल लैटिस में फिक्स पोजीशन पे, यहाँ पे ऐसे फिक्स पोजीशन पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके, एंड दैट इज द रीजन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो वो मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बंधे हुए ऐसे एक, है ना। बट अगर हम मोल्टन स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ये कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है वो वेल डिफाइंड अरेंजमेंट को ब्रेक कर देंगे। ऐसा अरेंजमेंट है ना उसका प्रॉपर, उसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। एंड दैट इज द रीजन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव होने लगेंगे। एंड दैट इज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड उसको अप्लाई करेंगे तो वो मूव होने लगेंगे। एंड दैट इज द रीजन कि वो सॉलिड स्टेट में वो नहीं हो। ओके, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते। ओके, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो NaCl, KCl, K2SO4 ये एग्जाम्पल है। ओके, नाउ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड, ऐसा भी पूछा जाता है। तो आपको ये सभी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कोवैलेंट सॉलिड्स की, जिसको हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज द कोवैलेंट सॉलिड्स, अरे नाम से ही पता चल रहा है कोवैलेंट सॉलिड्स में जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा ही रहेगा। यस, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो एटम्स रहेंगे और ये जो एटम्स है ये कोवैलेंट बॉन्ड से बांधे रहेंगे, हेल्ड रहेंगे। ओके, नाउ हमें पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड मींस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड से बांधे हुए रहेंगे और जिसकी वजह से देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जायंट मॉलिक्यूल। जायंट मॉलिक्यूल मींस बड़ा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। मींस जब ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड का नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड थ्रू आउट द क्रिस्टल, एक कोवैलेंट बॉन्ड है, एक कोवैलेंट, ऐसा नेटवर्क बनते जाएगा। ओके, एंड एक बार मतलब जायंट और एक मतलब जायंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ओके, नाउ ये जो बॉन्ड होते हैं ये रिजिड होते हैं, है ना। रिजिड और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में ये कोवैलेंट सॉलिड नेटवर्क बहुत ही हार्ड होते हैं। ओके, नाउ इन इसके हार्ड होने की वजह से
ये तो हार्ड है, तो फिर ये कॉम्प्रेस होगी क्या? नहीं होगी, है ना? कॉम्प्रेस इनकॉम्प्रेसिबल बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो हाई रहेगा। क्यों? बिकॉज दे आर बॉन्डेड विद द कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, नाउ यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहेगा, एंड दैट इज द रीजन दे आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्ट इसका अगर हम देखते हैं तो ग्रेफाइट है, तो एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इट्स 4 इलेक्ट्रॉन बीइंग फ्री। नाउ कैसे, क्यों ऐसा होता है कि ये ग्रेफाइट ही क्यों एक्सेप्शन केस है इसमें, है ना? बट अगर आप ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की तरफ देखते हो तो उसमें एक कार्बन 3 अदर कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है, और कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है और एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना देता है ना? पर जो ग्रेफाइट की क्रिस्टल की शीट होती है वो उसमें थीन शीट से बना जाता है, या फिर हम उसको लेयर बोलते हैं ऑफ कार्बन एटम, एंड दीज लेयर आर हेल्ड बाय द वीक वैन डर वाल फोर्सेस। और ये वीक वैन डर वाल फोर्सेस के बने होने की वजह से इसकी लेयर जो है बहुत ही स्लीपरी होती है, एंड दैट इज द रीजन ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, और यहाँ पे मैंने कहा कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है कार्बन पे, इसमें ग्रेफाइट की इसमें, सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, समझा आपको? नोट्स में आपको ये प्रॉपर मिल जाएगा। ओके, तो ये हो गया इसका। अगर हम कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल देखते हैं तो डायमंड इज एग्जांपल। ओके, नाउ इसके प्रॉपर नोट्स आपको हम अपने परिवर्तन द लर्निंग ऐप में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ अभी हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ओके, स्टार्ट करते हैं उसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटेलिक सॉलिड की। मेटेलिक सॉलिड क्या है? मेटेलिक सॉलिड क्या पता चल रहा है? मेटल्स इन्वॉल्व होंगे, है ना? These are formed by the atoms of same element held together by a metallic bond. Same elements के एटम रहेंगे, उससे ये मेटेलिक सॉलिड बनेंगे। मीन्स ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम? क्योंकि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो मेटल एटम्स रहेंगे, है ना? मेटेलिक सॉलिड्स में क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो किसी को दे देंगे या फिर लॉस्ट कर देंगे, जिसके वजह से उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? नाउ क्या हो जाएगा? द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएगा, जिसके वजह से इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसमें रहेगा? बिटवीन द मेटल आयंस एंड द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझे? मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। ओके, सो सबसे पहले इसके एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, मीन्स दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, है ना? डक्टाइल होते हैं, दैट मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर्स। नेक्स्ट, मेटेलिक सॉलिड जो होते हैं उसका रेगुलर स्ट्रक्चर होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि आयंस प्रेजेंट रहेंगे एंड दीज आयंस आर रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना? कोई भी मेटल इसमें, फिर बाद में इसमें एग्जांपल में कोई भी मेटल ले सकते हो, Fe, Na, K, पोटेशियम, है ना? सो ये हो गया अभी इसका। नाउ अभी हम एग्जांपल लेके बताते हैं कैसे। देखो ये Fe शीट है, सपोज मान लो एक Fe शीट है, उसमें क्या रहेगा? Fe के एटम्स रहेंगे।
देखो Fe शीट में Fe के आयंस रहेंगे, ये क्या करेगा, Fe अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा या फिर किसी को दे देगा, दैट मीन्स इट विल गिवन, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा +2, है ना। और किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, है ना, यहाँ पे छोड़ देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, है ना। नाउ ये जो Fe शीट है अभी कुछ ऐसे दिखेगी कि मान लो ये Fe शीट है, ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स में, ऐसे सभी एटम्स में होंगे Fe के, ओके। सो यहाँ पे Fe रहेगा, Fe एंड Fe, ऐसे पूरे शीट भर रहेंगे, ओके। नाउ ये Fe क्या करेगा, Fe लिखते हैं हम यहाँ पे, ओके। तो ये Fe का इस पे प्लस चार्ज तो रहेगा पर निगेटिव निगेटिव, ऐसा क्लाउड, प्लस निगेटिव निगेटिव प्लस निगेटिव निगेटिव प्लस, है ना। यहाँ पे भी प्लस निगेटिव निगेटिव प्लस निगेटिव निगेटिव प्लस निगेटिव निगेटिव प्लस निगेटिव निगेटिव, है ना। सो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आयंस Fe आयंस और C ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, C ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों कहेंगे, बहुत सारे हैं इसलिए C ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। सो इनके बीच में क्या होगा, जो फोर्स रहेगा वो फोर्स रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझे। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, इसीलिए इस मेटालिक सॉलिड को इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी कहते हैं, ओके। सो दिस इज द मेटालिक सॉलिड। नाउ यहाँ पे हमारा जो क्लासिफिकेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो कंप्लीट होता है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक सॉलिड, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड, तब आपको ये पूरे पॉइंट्स आपको लिखना है, ओके। तो यहाँ पे सभी अपने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड खत्म हो गया है, ओके। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।